सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग 2 पार्ट में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेंगे। तो यह पहला पार्ट है और इससे पहले मैं आपकी क्लासेस ले चुका हूं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और आपके जितने भी राजन सीरीज के प्रश्न है वह मैं करा चुका हूं, आपकी मास्टर क्लास में ले चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो बाकी सभी चीजों का जो लिंक है वह आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से जा करके आप मैच के सामने जो लिंक होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है 3125 का घातांकीय संकेतन है। तो 3125 को आप देखिए 1 से काटेंगे, आप 2 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटोगे तो कटेगा। तो 5 से आप काटोगे तो देखिए 6 2 5 बार में कट जाएगा। फिर इसे 5 से आप काटोगे तो ये 125 बार में कट जाएगा। फिर 125 को काटोगे तो 25 बार में, फिर 5 से काटोगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटोगे तो 1 बार में। तो देखिए कितनी बार 5 आ रहा है, 5 से 5 बार भाग देना पड़ रहा है, यानी कि इसको 3025 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का 5 बार गुणे के रूप में या 5 के घाते 5 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा 5 के घाते 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, किस संख्या का घन 64 है? तो आपको पता है 4 का जो घन होता है, 4 का जो क्यूब होता है वह कितना होता है? 64 होता है। 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो ऑप्शन दा जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऋण 5/9 का घन है। ऋण 5/9 का घन यानी कि ऋण 5/9 का 3 बार गुणा। ठीक, अब देखिए ऋण का 3 बार गुणा हो रहा है, तो ऋण का अगर सम बार गुणा होता है तो ऋण धन बन जाता है और ऋण का विषम बार अगर गुणा होता है तो वह ऋण ही रहता है। तो 3 बार गुणा हो रहा है यानी विषम बार गुणा हो रहा है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऋण का ऋण रहेगा और 5 का 3 बार गुणा होगा तो हो जाएगा 125 और 9 का 3 बार गुणा होगा तो 9 9 81, 81 9 729, ये आ जाएगा 729। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा ऋण 125/729, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 है, कर्णी की घात 3 है और गुणे में 125 और 343। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर कर्णी में जैसे a इंटू बी रहता है और कर्णी की घात कुछ भी हो n, तो इसको लिख सकते हैं कर्णी की घात a इंटू कर्णी की घात n इंटू बी। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्णी की घात 3 125 गुणे कर्णी की घात 3 क्यूब रूट ऑफ 343। तो देखिए 125 को लिखा जा सकता है 5 का क्यूब यानी कि हो जाएगा 5 और गुणे 343। यह किसका क्यूब होता है? 343, यह 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसे 7 लिखा जा सकता है। 5 के गुणा 7 में होगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन आ जो हो जाएगा 35, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, दशमलव और इसके बाद देखिए 5 बार 0 और 8 का घनमूल है। तो अब इसका जो घनमूल होगा उसका गुणा अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? दशमलव 5 बार 0 और 8। ठीक, तो अब देखिए 0.2 का आप गुणा करोगे, 0.2 का 3 बार आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा और 3 स्थान पे दशमलव लगेगा तो ये जगह 0.008। ठीक, इसी प्रकार से आप 0.02 का 3 बार गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? दशमलव के बाद 5 बार 0 और 8। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 256/441 का वर्गमूल है। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट आप लिख लीजिए। 256 का किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग उत्पन्न होता है तो 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा और 441 किसका वर्ग होता है?
21 का, 441 किसका होता है, 21 का होता है, तो इसको 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का वर्ग है, करनी दोनों पे है, तो 16/21 का इसको स्क्वायर लिख देंगे, तो अब ये आ जाएगा 16/21 बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है 16/21, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 0.09 का वर्गमूल है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें जिसका गुणा हम 2 बार कर दें उसी में, तो हमको मिल जाए 0.09। तो 0.3 का अगर आप 2 बार गुणा करते हैं तो 3 त्रिक 9 आएगा और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, क्योंकि यहाँ एक स्थान पे है दशमलव और यहाँ पे एक स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 0.09 इसका मान हो जाएगा। तो 0.3 क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 0.3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा 1, और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव यहाँ है, एक स्थान पे यहाँ है, तो 2 स्थान पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.01। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पे 0.01, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 9 है, 0.3 का क्यूब। 0.3 का क्यूब मतलब कि 0.3 का 3 बार गुणा। और देखिए 0.3 का 3 बार गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा 27, और आपको लगाना रहेगा 3 स्थान पे दशमलव, क्योंकि यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह है और यहाँ एक जगह है। तो अब देखिए 2 ये संख्याएं हो गई और एक शून्य बढ़ा लेंगे और 3 स्थान पे इस तरीके से दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 3 स्थान पे दशमलव लग गया, तो ये कितना मान आ गया, 0.027। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 0.027, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, शून्य का वर्गमूल क्या होता है। शून्य का वर्गमूल, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम लोग 2 बार गुणा करें तो हमको शून्य मिल जाए, या शून्य का वर्गमूल क्या आता है, तो शून्य का वर्गमूल शून्य ही आता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा शून्य, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, यह देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो हमको पता है, 1 के आगे 5 जीरो आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लाख होती है। ठीक है, अब इससे छोटी से छोटी 6 अंकों की ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो जो भी संख्या होगी वह इसके पास वाली 1 लाख के पास वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंक की, वह इसी के पास वाली होगी, क्योंकि अभी जैसे 99,999 ये क्या होती है, 5 अंक की संख्या होती है। इसके बाद आता है 1 लाख, 1 लाख के बाद 6 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं 1 लाख के साथ ही। ठीक है, तो अब इसी में ये होगी 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब मैंने आपको बताया है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार से यह ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहीं पे अगर 1 लाख का वर्गमूल हम निकालना चाहें, अब 1 लाख का वर्गमूल हम क्यों निकालना है आप समझिए, क्योंकि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग यहाँ पे नहीं लिखा है, पूर्ण वर्ग संख्या प्रश्न में नहीं लिखा है, जबकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी यही ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यह देखिए अगले प्रश्न में भी पूर्ण वर्ग का ही यह प्रश्न है, तो पूर्ण वर्ग यहाँ पे छूट गया है प्रश्न में, तो यह आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 1 लाख का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो यह कितना आता है। इसी से आपको पता चलेगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब देखिए जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो पेयरिंग करते हैं, एक पेयर ये हो जाएगा 2 अंक का, और दाहिने से बाएं तरफ पेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। अब देखिए पहला जो पेयर है इसमें हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या भाग दिया जा सके उससे हम लोग भाग देते हैं, और ऐसी संख्या हम लोग वर्गमूल से भाग देते हैं। जैसे 10 के आसपास की जो वर्ग संख्या 10 या 10 से छोटी कोई वर्ग संख्या है तो 9 है, तो 9 के वर्गमूल 3 से हम लोग भाग देंगे, तो 3 बार जाएगा। ठीक, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक, अब 3 बार गया है तो 3 में 3 जोड़ देंगे हम, और 9 में से 9 घट जाएगा 10 में से, तो ये हो जाएगा 1, और 3 में 3 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे एक स्थान खाली रहेगा
और अब आगे यह 2 शून्य जो होंगे यह उतर जाएंगे, तो ये बन जाएगा 100। और 6 के बगल में देखिए एक स्थान इकाई। अब 6 जो है, जो जोड़ने पे हमें 6 प्राप्त हुआ है, 3 में 3 जोड़ने पे, यह दहाई के स्थान पे चला गया। इकाई का स्थान हमेशा खाली होता रहेगा, ठीक है। और संख्याएं दहाई, सैकड़े, हजार में ऐसे खिसकती रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग 6 के बगल इकाई के स्थान पे वह संख्या लिखेंगे। यह जैसे 1 लिखेंगे तो 1 से इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर 2 लिख देंगे तो 2 से गुणा करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन 2 से गुणा करके यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या आ जाएगी। 1 से 1 लिख लेंगे, यहाँ पे एक बार भाग जाएगा और यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 61। अगर यहीं पे अगर हम लोग क्या करते, 6 के बगल 2 लिखते तो 2 से गुणा होता तो ये क्या हो जाता, तो जाता 4 और दूनी 12, ये आ जाता 124 जो कि 100 से बड़ा है, इसीलिए हमने 2 नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए 61 यहाँ पे आ चुका है। अब एक जोड़ेंगे भी, जो यहाँ पे लिखेंगे वही जोड़ भी देंगे, तो ये हो जाएगा 62, ठीक है। 61 में एक जोड़ देंगे 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 3, हो जाएगा 39। अब देखिए इकाई का स्थान यहाँ पे फिर खाली हो गया है। अब यहाँ पे कितना लिखते हैं, यहाँ पे पहले तो 2 शून्य आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 62 है, इकाई का स्थान खाली है, 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 621, ठीक है। अब हमें 3900 हमारे पास संख्या है, 3900। तो देखिए 6 36 होता है, तो 6 बार हम लोग ले जाते हैं। देखिए 6 बार जाएगा तो 6 36 के 6 हासिल लगा 3, और फिर 6 का गुणा 2 में होगा तो 12 और 3 15 हासिल लगेगा 1, फिर 6 36 1 37, 3756 आ जाएगा। अब घटाइए, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे देखिए 9 बचा है, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 और यहाँ पे 8 बचा है, नीचे 7, ये हो जाएगा 144, ठीक है। बस 144 बच जाएगा, अब भाग जाएगा नहीं। अब देखिए वर्गमूल हमें मिल गया 316। अब 316, अब 144 देखिए यहाँ पे ज्यादा है। अब हमें जो वर्गमूल वाली संख्या मिल गई वह मिल गई 316 का जो वर्ग है वह संख्या मिल गई, लेकिन यह जो संख्या होगी वह 5 अंक की होगी, क्योंकि यह 1 लाख से 144 कम वाली संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है 6 अंक वाली संख्या। तो 5 अंक वाली संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वह 316 का वर्ग है। जो सबसे बड़ी वर्ग संख्या है 5 अंकों की, वह 316 का वर्ग है। और अगर हम लोग 317 का वर्ग लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का वर्ग संख्या, ठीक है। तो 317 गुणे 317 आप कर लीजिए, 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 1 9 7, 4 11 हासिल लगा 1, 7 3 21 और 1 22। अब देखिए 7 1 3 और फिर 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 21 और हासिल लगेगा 2, 3 1 9 3 2 5 और यहाँ आ जाएगा 9। अब देखिए 9 8 4 और ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। तो ये देखिए कितना आ गया, 1,04,89। यह आ जाएगी संख्या, ठीक है। यह 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर 316 का स्क्वायर करेंगे तो यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 1,04,89। अब इसके बाद देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यह अभी हमने निकाला 316 का जो स्क्वायर संख्या होगी वही होगी। तो 316 का 2 बार आप गुणा कर लीजिए, यहीं पे 316 गुणे 316 आप कर लीजिए, 6 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 का 9 6 और 3 9 और 6 3 18। अब 1 से जाएगा तो 6 1 और 3, फिर देखिए 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 1 9 3 और 1 4 और 3 3 9। अब देखिए 6 9 और 6 15 हासिल लगा 1 8 8 16 17 और 1 18 और यहाँ पे देखिए 4 4 8 हो जाएगा और 1 9, ये हो जाएगा 99,856। 99,856 ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, 1 लाख में से 144 घटा देते, सीधे 99,856 यह हमारा उत्तर हो जाता, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 1000 तक
कितनी संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण घन होती हैं। अब देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, अभी हमने देखा था। 8 का क्यूब जो होता है वह 512 होता है, और इसी तरीके से 9 का जो क्यूब होता है वह होता है 729, और 10 का क्यूब तो आपको पता है 1000 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा है कि 1 से 100 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 भी पूर्ण घन होता है, 1000 भी पूर्ण घन होता है। यहाँ आप देख लीजिए, 1 जो होता है वह पूर्ण घन होता है 1 का ही, और 1000 जो होता है वह पूर्ण घन होता है 10 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह कितनी संख्याएं मिल रही हैं, यह टोटल 10 संख्याएं मिल रही हैं। 1 से लेकर के 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, तो 10 होती हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही है, यहीं पे ये सारी संख्याएं लिखी हुई आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है, तो ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15 है, 101 का स्क्वायर गुणे 200 माइनस 200 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 200 यहाँ पे आपको दोनों पदों में दिख रहा है, यह 2 पद हैं, यह पहला पद है और ऋण दूसरा पद है। दोनों पद में 200 है, 200 कॉमन ले लीजिए, 201 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा पहले पद में, और दूसरे पद में बचेगा 200 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 200 को ऐसे बाहर रखिए और 200 के स्क्वायर को आप लिखिए 200 धन 1 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख दोगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए 200 जो बाहर कॉमन है ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अंदर क्या होगा, इसको हम लोगों ने लिख दिया है 200 धन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर फिर 2 गुणे 200 गुणे 1 धन b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। a की जगह 200 है, b की जगह 1 है, फिर माइनस 200 का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे देखिए 200 का स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए बाहर गुणे में है 200, अंदर क्या है 2 गुणे 200 कितना हो जाएगा 400 गुणे 1 यानी कि 400, और 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा 200 गुणे 401। अब 2 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 802 और 2 0, यही वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। तो युगपत समीकरण को हल करने के लिए 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। जैसे 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं तो आप कितनी विधि से सॉल्व करते हैं 2, तो वही है युगपत समीकरण। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो नए भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। वह भिन्न है। अब देखिए कोई भिन्न है, मान लेते हैं भिन्न आप कैसे मानोगे, x बाई y मान लेते हैं। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार आपसे क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर 1 घटा दे रहे हैं अंश और हर में से, नया भिन्न जो बन जा रहा है वह 1/5 बन जा रहा है। तो आप घटा के देख लीजिए, भिन्न आपने माना है x बाई वाई, तो x अंश में से 1 घटाया जा रहा है और हर में से 1 घटाया जा रहा है, तो भिन्न क्या बन जा रहा है 1/5 बन जा रहा है। ठीक, ये पहली बात इन्होंने बोल दी है। अब दूसरा बात जो इन्होंने कहा है कि अगर 1 जोड़ दिया जा रहा है क्रमशः अंश और हर में, तो भिन्न जो बन जा रहा है वह 1/3 बन जा रहा है। तो क्रमशः आप जोड़ दीजिए, x धन 1 हो जाएगा और y धन 1 हो जाएगा, और इसका मान जो बताया इन्होंने 1/3 बताया। ठीक, अब यह 2 समीकरण हो गए हमारे, 2 अननोन है x और y। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे हम मान निकालेंगे। तो पहला जो समीकरण है x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1, इसमें आप क्या करिए तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा
इस हर का यहाँ अंश में गुणा हो जाएगा और इस हर का इधर अंश में गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए 5 का गुणा होगा x माइनस 1 में और y माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो y माइनस 1 ही हो जाएगा। 1 का गुणा कोई फर्क नहीं डालेगा। अब देखिए 5 का गुणा होगा दोनों पदों में, हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा y माइनस 1। अब देखिए जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ। तो ये देखिए क्या हो गया, ये पहला समीकरण जो है आपका वह इस तरीके से दिखने लगा 5x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरे को आप लीजिए, दूसरा क्या है x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बराबर 1/3। यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर y प्लस 1 और एक तरफ लिख लीजिए तो 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 के। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जब घटाएंगे तो पहला जो समीकरण है आपका वह देखिए 5x माइनस वाई बराबर 4 है और दूसरा समीकरण यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x माइनस वाई -2। अब यहाँ पे घटाना है तो इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए। अब घटा रहे हैं तो जैसे प्लस 3x है तो ये हो जाएगा -3x और माइनस वाई है तो प्लस वाई और -2 है तो प्लस, जहां पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5x और नीचे हो गया है -3y तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। अब देखिए ऊपर है -y नीचे है +y, ये दोनों आपस में कट जाएंगे 0 हो जाएंगे और ऊपर देखिए +4 है नीचे है +2, ये हो जाएगा 6 और x बराबर कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पहले या दूसरे में रख के निकाल लीजिए। तो यहाँ x बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 4 और 15 बराबर हो जाएगा 4 धन वाई या y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 4 यानी कि 11, यानी y की वैल्यू 11 आ गई और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11। तो 3/11 यह आपका भिन्न आ जाएगा 3/11। देखिए ऑप्शन द में दिया गया है 3/11। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है, मैच में अंकों की माध्यिका बताओ। अब 10 मैचों में बास्केटबॉल टीम द्वारा जो भी अंक प्राप्त किए गए हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इसका माध्यिका हमको बताना है। तो देखिए जब भी हमें माध्यिका निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो दी गई है वह है 8, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए संख्या दी गई है 9, उसके बाद संख्या आ रही है 10, 10 संख्या जो है 2 बार आ रही है तो 2 बार लिखी जाएगी। इसके बाद देखिए संख्या आ रही है 11, फिर 12, फिर 13, 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18 मिसिंग है, नहीं है कोई संख्या तो 19 लिखी जाएगी। फिर लिखी जाएगी देखिए 20 आ रहा है, फिर 21 नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक, तो अब यह देखिए टोटल 10 मैचों का आपको अंक दिया गया है। तो यहाँ पे संख्याएं देख लीजिए 4 और 4 8 और 2 10, 10 संख्याएं हैं। अब देखिए हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका देखिए, माध्यिका का जो सूत्र होता है वह जब दी गई संख्याओं की जो संख्या होती है वह सम होती है तो दूसरा सूत्र निकलता है और विषम होती है तो दूसरा सूत्र। अब देखिए माध्यिका मतलब कुछ नहीं होता, माध्यिका मतलब बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे बीच की जो संख्या होती है उसे हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब अगर संख्या विषम है, जो संख्याओं की संख्या दी गई है विषम है, तो मान लेते हैं जैसे अगर 5 संख्याएं दी गई हैं तो 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं उधर और बीच की संख्या क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से अगर 7 संख्या दी गया है तो 3 संख्या इधर 3 संख्या उधर और बीच की जो संख्या हो जाएगी वह माध्यिका हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर सम संख्याएं दिया जाए, जैसे 10 दे दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर और बीच की जो 2 संख्याएं हैं इनको जोड़ करके आधा कर लिया जाता है, 11 और धन 12
और बटे 2 कर लिया जाएगा। तो 11 धन 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 बटे 2, यानी कि ये आ जाएगा 11.5। जो मान आएगा वह आएगा 11.5। तो यहाँ पे ऑप्शन द सही हो जाएगा। और माध्यिका का सूत्र अगर आपको याद रखना है, सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा आपको दूसरे केसेस के लिए जहां पे संख्याओं की संख्या ज्यादा होगी वहां के लिए। अब देखिए माध्यिका का सूत्र जब सम संख्याएं दी रहती है तो ये हो जाता है 1/2 n बटे 2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। ठीक है, अब यहीं पे देखिए सूत्र में हम लोग रखते तो n की संख्या है 10, तो यहाँ पे आता 10/2 यानी कि 5वें पद का मान, फिर धन 6वें पद का मान आता। ठीक है, तो ये 5वां पद है, ये 6वां पद है, मान रखते तो हो जाता 10 और 12, 10 2 12 23 और फिर 1/2 से गुणा होता तो ये कितना आ जाता है 11.5। तो वही हमने यहाँ पे सीधे मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दिया, आपको सूत्र याद भी नहीं होगा तो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोणों का योग आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो संपूरक कोण ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो 180 अंश होता है, अभी मैंने आपको बताया जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं इनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद देखिए चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं वह वृत्त पर होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को चक्रीय बिंदु आप कह लीजिए। तो 4 बिंदु जो होते हैं वह वृत्त पर होते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो यह कथन है बोडिंगटन का। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा बोडिंगटन, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। तो यह कहा जाता है प्रसार। कितना प्रसार है, तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। तो जो भी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जो भी अंक दिए रहते हैं, जो भी आंकड़ा दिया रहता है वह सभी इन्हीं के द्वारा मापा जाता है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के द्वारा। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। गुणात्मक वर्गीकरण देखिए नाम में ही छुपा है गुणात्मक, तो गुणों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वह कैसा होता है, गुणात्मक वर्गीकरण होता है। तो ऑप्शन बा गुणों के आधार पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। मध्यमान यानी कि माध्य औसत भी जिसे कहते हैं। तो यह प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और सभी अंकों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में जो दिया गया है सूत्र सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब जोड़ना, सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग दे देना। ठीक है, तो सभी को जोड़ के और n से भाग दे देंगे। तो ऑप्शन बा m बराबर सिग्मा x बाई n। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। तो निम्न संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। तो 6 धन 8 14 और 9 23 और 13 हो जाएगा 36 और 14 कितना हो जाएगा 50। तो सभी को जोड़ेंगे 50 और संख्याओं की संख्या कितनी है 3 2 5, 50/5, 5 से काटिए 50 को 10 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा मध्यमान 10 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है कहलाता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलांक कहते हैं। जो बहुत बार आता है उसे बहुलक या बहुलांक कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा
दिया गया है, क्रॉस द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? तो मध्यमान जो होता है वह सरल विधि होता है और यह अंकगणितीय पद्धति पे निर्भर होता है। मतलब अंकों को जैसे हम लोग जोड़ते घटाते हैं, भाग करते हैं, उसी पद्धति पे निर्भर है और तुलना करने में इसके द्वारा आसान हो जाता है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन दा जो हो जाएगा, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? तो यही सब कारण है कि विधि सरल होती है, तुलना करना आसान होता है और जो भी अंकगणितीय पद्धति है अभी तक हमने सीखा है उसी पे यह आधारित होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मध्यांक के द्वारा, जैसा कि नाम में ही छुपा है, मध्य अंक, ठीक है, मध्य का अंक, और यहाँ पे है मध्य मान, मध्य का मान, मान निकालते हैं हम लोग और अंक पहले से होता है। ठीक है, तो मध्यांक अंक जो वहां पे उपस्थित है पहले से, तो मध्य बिंदु हो जाएगा मध्यांक। ठीक है, और मध्यमान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, बहुलांक। तो बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। तो बहुलांक क्या होता है? बहुलक होता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे बहुलक, या इसे हम लोग मोड भी कहते हैं। देखिए बहुलक को मोड भी कहते हैं और भूयिष्ठक भी कहते हैं, भूयिष्ठक भी कहते हैं। तो ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, बहुलांक को हम लोग बहुलक, मोड और भूयिष्ठक भी कहते हैं। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। बहुलांक को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक को ही मोड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र होता है। तो मध्यमान की लघु विधि आप कहिए या कल्पित विधि कहिए, इसका जो एक मान हम लोग निकालते हैं वह होता है am, और उसके बाद होता है सिग्मा FI/DI/N। ठीक है, यहाँ पे I देखिए इनटू में लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया है m बराबर am धन सिग्मा FD/N इंटू I, यही जो हो जाएगा, यही सही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे 33 प्रश्न हमने देख लिए। अब आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंचे। अधिक से अधिक इसको शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स को, कम से कम 5 आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, आपके करीबी हैं, उनको इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। और जहां कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उस पर आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए और इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। सभी देखिए क्लासेस हमने ले लिया है, सभी क्लासेस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी क्लासेस को आप यूट्यूब से पढ़िए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नोट्स जो हैं, जो हमने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया है, उसका PDF आपको मिले, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिले, हर एक सब्जेक्ट का, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स का आपको टेस्ट मिले, सभी के नोट्स PDF मिले, और सारी जितनी भी सीरीज हैं उनका PDF मिले, राजन पवन सीरीज का। तो ये सारी सुविधाएं हमारे ऐप पे उपलब्ध हैं। आपके 4th सेमेस्टर का कोर्स ऐप पे उपलब्ध है, वहां पर जाकर के आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहां पे सब कुछ आपको व्यवस्थित मिलेगा, सभी वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, बिना प्रचार के देख सकते हैं वहां पे सभी वीडियोस को। तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, वहां पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐप में DLED 4th सेमेस्टर कोर्स जरूर परचेज करें आप लोग। ठीक है, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।